भारतालाही आम्ही ठणकावून सांगितलेलं आहे की दरियाब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान समझ बुज़दिल इसको लहरों ने बगावत कर ली है, हम परवाने हैं मौत समा मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, अब गर्दन ने बगावत कर ली है। ಈಗ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಜಲಿತಾಯಿ ನಿಂಬಾಕರ್ ಅವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲನ್ನ ಹೊದಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂಗವಿಕಲರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಕೈಯಾರ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನ ಮಾಡಿ ಬುದ್ಧನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಪುಂಡ್ಲಿಕ್ ಕುಂಬಾರ್ ಅವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. सर्वांना नमस्कार. श्रीमती अंजलि निंबालकर, श्री रणदीप सुरजेवाला जी, श्री सतीश जारकिहोली जी, श्री नीरज डांगी जी, श्री पीसी विश्वनाथ जी, काजी जी, कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, सभी नेतागण जो मंच पर उपस्थित हैं, सभी कार्यकर्ता, आप सबका यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत. और सबसे पहले सबसे बड़ा स्वागत मेरी बहनों के लिए जो यहाँ इतनी बड़ी तादाद में बैठकर इंतजार कर रही हैं. बहुत धूप भी है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना इंतजार किया. और मेरे भाइयों, आप भी कुछ समय से यहाँ हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद. आप सबका यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत. देखिए, कुछ समय से, कुछ दिनों से मैं यहाँ प्रचार के लिए अलग अलग जिलों में घूम रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ, बातचीत कर रही हूँ. चुनाव आ रहा है, ये वही समय होता है जब आपके सामने राजनीति का पूरा तमाशा शुरू होता है. आम पार्टियों के लोग आते हैं, अलग अलग नेता आते हैं, भाषण देते हैं, अपनी अपनी सुना के जाते हैं. और ये अच्छी बात है कि आप सबकी सभाओं में आए और ध्यान से सबकी बातें सुने, क्योंकि जहां तक मैंने देखा है, लोगों से बातचीत करके, आपके प्रदेश में घूम के, तो यही देखा है कि ये प्रदेश कितना महान है. कर्नाटका में सब कुछ है. एक पुरानी सभ्यता, पुरानी संस्कृति, परंपराएं, ऐसे महात्मा जिन्होंने आप सबको शिक्षा दी, जिस शिक्षा के आधार पर आपकी संस्कृति बनी. उसके साथ साथ प्रकृति की बहुत देन है. घने घने जंगल, खनिज की बहुत आपके पास रिसोर्स है, देन है, प्राकृतिक देन है. उसके साथ साथ भविष्य के लिए आपका प्रदेश बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपके जो नौजवान हैं वो शिक्षित हैं, जनता ज्यादातर शिक्षित है, कमाती है और भविष्य के लिए और भविष्य में भागीदार बनती है. आपके यहाँ बेंगलुरु जैसे बड़े बड़े शहर हैं जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं. पूरी दुनिया जानती है कि बेंगलुरु में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी, सबसे ज्यादा लोग हैं जो काम कर सकते हैं टेक्नोलॉजी में, और समझदार हैं और पढ़े लिखे हैं और देश और दुनिया को आगे बढ़ा सकते हैं. यहाँ से आप पूरी दुनिया में जाते हैं. जहां जहां मैं बाहर जाती हूँ, कभी कभी मुझे मिलते हैं कर्नाटका के लोग, मुझे हमेशा गर्व होता है, क्योंकि ऐसे नौजवान मिलते हैं जो मुझे बताते हैं कि आईटी में काम कर रहे हैं, टेक में काम कर रहे हैं. और वहां यहाँ से दूर उनसे मिलकर गर्व महसूस होता है कि देखो, किसी की मेहनत से, ईमानदारी की कमाई से ये लड़का बाहर गया है या ये लड़की बाहर गई है, और आज किसी दूसरे देश में भी अपने देश, अपने प्रदेश का नाम रोशन कर रहा है या कर रही है. तो आपका प्रदेश जो है बहुत ही महान है.
और एक ऐसा प्रदेश है जो देश में सबसे आगे हो सकता है। लेकिन जो सरकार आपके प्रदेश में चल रही है उसे इस बात का समझ नहीं है, इस बात का आदर नहीं करती। अगर आप देखें तो सरकार दो तरह की हो सकती है। एक सरकार ऐसी हो सकती है जो जनता के लिए काम करे, जिसके नेता जनता का आदर करें, जो आपकी समस्याओं को अच्छी तरह से समझें, आपके बीच आए, आपसे मिले, जाने कि किस तरह से आपकी प्रगति हो सकती है और उस प्रगति के लिए काम करें। और दूसरी तरह की सरकार और दूसरे तरह के नेता ये होते हैं जिनको सत्ता मिलते ही ये एहसास हो जाता है कि हम बहुत कमा सकते हैं और ये सत्ता हमारी है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें जिम्मेदार होने की जरूरत नहीं है, हमें देश के प्रति, जनता के प्रति जवाबदेह होने की जरूरत नहीं है, हमें, हमारे पास सत्ता है, हमें पैसे मिल सकते हैं, शोहरत मिल सकती है और हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अफसोस की बात यह है कि 3.5 साल पहले कर्नाटका में एक सरकार बनी। मेरी बहनें, आप यहां बैठी हैं, शायद आपको मालूम होगा कि यह सरकार शुरू से ही गलत तरीके से बनी। विधायकों को खरीद के जो बनी हुई सरकार थी उसको तोड़ के बीजेपी ने सरकार बनाई। ऐसी सरकार जिसकी नीयत शुरू से ही गलत थी आपके प्रदेश में स्थापित हुई। नतीजा क्या रहा? नतीजा ये रहा कि सबसे पहले जो गवर्नेंस जिसको कहते हैं, जिसके जरिए सरकार चलती है, प्रदेश चलता है, वो कम हो गई, बंद सी ही कह लो। कभी एक मुख्यमंत्री आया तो कभी दूसरा मुख्यमंत्री आया। जो विकास के कार्य थे जिससे आपकी प्रगति हो सकती थी वो लगभग रुक गए। और एक ऐसी सरकार आई जिसने हर स्तर पर आपको धोखा दिया, हर स्तर पर आपको लूटा। आप सोच सकते हैं कि आज अगर पूरे प्रदेश में सरकार जानी जाती है कि ये 40% सरकारा है तो इसका क्या मतलब है? आप जानती हैं बहनें कितनी महंगाई हो गई है। आप जानती हैं कि आज आपके गैस का सिलेंडर 1100 रुपए में आपको मिल रहा है। आप जानती हैं कि जब आप मार्केट जाती हैं कुछ खरीदने के लिए तो जो पहले कम का मिलता था आज दाम उसका बढ़ गया है। कभी कभी दिल करता होगा कुछ खरीदने का, लेकिन आप रुक जाती हैं, अपना हाथ रोक लेती है कि नहीं, आज नहीं, क्योंकि नहीं है मेरे पास इतना पैसा। क्योंकि महंगाई से जो जीएसटी आई, जो इनके प्रशासन और शासन ने किया, इतनी महंगाई कर दी आपके लिए कि आप परेशान हैं और त्रस्त हैं। और गृहस्थ जीवन में मैं जानती हूं कि महिलाओं पर कितना बोझ होता है। सबसे ज्यादा आप सहती हैं, महंगाई का बोझ भी सबसे ज्यादा आप सहती हैं। उसी महंगाई ने जिसने आपके घर में मुश्किलें पैदा की, उसी महंगाई ने किसानों के लिए मुश्किलें पैदा की। आज किसानों के लिए हर चीज पर जीएसटी है, ट्रैक्टर से लेकर जो भी उनको इस्तेमाल करना पड़ता है किसानी करने के लिए, खेती करने के लिए, सब महंगा हो गया है। उसके बाद खाद महंगी हो गई है और उसके बावजूद मेहनत से, ईमानदारी से किसान खेती पर काम करता है, कमाने की कोशिश करता है। आपको मालूम है कि डीएपी में भी वजन कम कर दिया है, खाद आपको महंगी मिलती है, हर चीज महंगी कर दी है। तो हर स्तर पर आपके साथ धोखा हो रहा है। यहां नौजवान कितने हैं बताओ, हाथ ऊपर करो। आप तो नौजवान नहीं है भैया। जितने भी नौजवान यहां हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपको क्या रोजगार मिला है? सरकार ने दिया है? नहीं दिया। आपको मालूम है कि 2.5 लाख रोजगार, 2.5 लाख जॉब्स खाली पड़े हुए सरकार में, लेकिन उन्होंने 3.5 सालों में आपको एक भी नहीं दिया। नौजवान यहाँ के शिक्षित हैं, दुख होता है देख के। कल मेरा हेलीकॉप्टर कहीं एक
खेती के पास उतरा। कुछ लड़के खड़े थे, मैं गई, मैंने पूछा कि पढ़े लिखे हो? बीटेक की है, बीएससी की है, रोजगार नहीं है। बेचारे खेती में खड़े हैं, कह रहे हैं हमें जॉब नहीं है। तो ये स्थिति है आज आपकी कि हर स्तर पे लूटा गया है, हर स्तर पे धोखा दिया गया है, नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, छोटे दुकानदारों को मदद करने के लिए कुछ नहीं है। पहले नोटबंदी दी आपको, फिर जीएसटी दी। जो अपना छोटा बिजनेस, छोटा व्यापार करता है, कैसे आगे बढ़ाएगा? और जब नौजवान भर्ती के लिए इम्तिहान देने जाता है, पता चलता है कि घोटाला हो गया, स्कैम हो गया। पुलिस सब इंस्पेक्टर के भर्ती के एग्जाम में स्कैम होता है। विधायक के बेटे के पास 8 करोड़ रुपए मिलते हैं कैश में, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। उसके बजाय उसके पिताजी एक परेड निकालते हैं, उसके पिताजी एक परेड निकालते हैं कि देखो मैं कौन हूं, तुम मुझे छू नहीं सकते। यह स्थिति है आज कर्नाटका की। स्कूल के बच्चों के अंडे तक नहीं छोड़े, उसमें भी स्कैम किया, उससे भी चोरी की, कोविड के मरीजों को नहीं छोड़ा। कॉन्ट्रैक्टर्स आत्महत्या कर रहे हैं। स्कूल के मैनेजमेंट के एसोसिएशन और कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन प्रधानमंत्री को चिट्ठी भेजते हैं कि कुछ करिए, यहां लूट हो रहा है, हमारे साथी आत्महत्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से जवाब ही नहीं आता। आज यही है आपकी परिस्थितियां। तो अगर इस परिस्थिति में आप 5 साल और रह जाएं तो आपके भविष्य का क्या होगा? जो आप घर पे मेहनत करते हैं मेरी बहनें, जो किसान खेती में मेहनत करते हैं, जो अपनी दुकानें चलाते हैं, अपने बिजनेस चलाते हैं, वो भविष्य के लिए क्या सपना देख सकते हैं, क्या आशा रख सकते हैं? अगर अपने बच्चों को मेहनत से पढ़ाकर उनको पता चला कि बच्चे को अगर कोई पद चाहिए, पोस्ट चाहिए, तो 50 लाख 70 लाख की घूस मांगी जा रही है। हर चीज, हर पोस्ट का रेट फिक्स हो गया है। तो फिर मेहनत का क्या फायदा, शिक्षा का क्या फायदा? सालों से आप अपने बच्चों की परवरिश इसलिए करते हैं कि जब वो शिक्षित हो जाता है और पोस्ट के लायक होता है तो पोस्ट मिलने के बजाय आपसे और कुछ मांगा जाता है। कल तो मुझे सुनने को मिला कि किसान से 2 बैल मांगी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे घूस देने के लिए, तो उससे कहा चलो अपनी बैल ले आओ। तो ये परिस्थितियां हैं, आपकी ये सरकार है। अब आप ही को तय करना पड़ेगा कि आप 5 साल और यही सरकार चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं। जितनी मेहनत आप करते हो, कम से कम उतनी मेहनत तो नेताओं को करनी चाहिए कि नहीं? आप ईमानदारी से कमाते हो तो क्या आप ये आशा उम्मीद नहीं रख सकते कि आपकी सरकार भी ईमानदार होगी? बीजेपी की सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपए कर्नाटका से छीने हैं, लूटे हैं। लूट की, झूठ की सरकार है। आप सोचिए कि इन 1.5 लाख करोड़ रुपए में से आपके लिए कितना काम हो सकता था। मैं आपको बताती हूं, 100 एम्स के अस्पताल बन सकते थे, 100 कर्नाटका में। 2250 किलोमीटर की 6 लेन की एक्सप्रेसवे बन सकती थी। ईएसआई के 187 अस्पताल बन सकते थे। आपके बच्चों के लिए 30,000 स्मार्ट क्लासरूम बन सकते थे। 30,000 कोई छोटा नंबर नहीं है, छोटा आंकड़ा नहीं है। इन्होंने जितना लूटा है उससे 30,000 क्लासरूम बन सकते थे। हर क्लासरूम में 10, 15, 20 बच्चे। आप सोच सकते हैं कि कितनी शिक्षा छीनी है बच्चों से इन्होंने। 750 किलोमीटर लंबी मेट्रो बन सकती थी इन पैसों से। 30 लाख गरीबों के लिए घर बन सकते थे। इन पैसों से 30 लाख कर्नाटका के गरीब जनता को घर मिल सकते थे, उनका फायदा हो सकता था। लेकिन भ्रष्टाचार किया, लूटा, टैक्स लगाया किसानों पर भी, जीएसटी खाद पे, ट्रैक्टर पे, पेस्टिसाइड पे, डीजल के दाम बढ़ा दिए, खाद का मैंने कहा आपको कम कर दिया जो देते हैं। हर स्तर पर
लूटा है और धोखा दिया है। जहां तक SC, ST, OBC की बात है, उन्होंने आपको बताया कि आरक्षण बढ़ाएंगे। यहां पे कर्नाटका में बोला बढ़ाएंगे। केंद्र में इनकी सरकार है। जब सरकार को का समय आया कि आरक्षण को बढ़ाने का काम करना है, संविधान में डालना है, तो 14 मार्च को मोदी जी की सरकार ने क्या कहा? पार्लियामेंट में कहा कि ये नहीं हो सकता है। तो यहां आपको कहा कि आरक्षण बढ़ाया जाएगा, वहां 4 साल के लिए कुछ नहीं किया, और उसके बाद जब समय आया तो कह दिया कि नहीं हो सकता। अब आप कांग्रेस की सरकार को देखिए। नागमोहन दास कमेटी बनाई थी कांग्रेस ने। उस कमेटी ने कहा कि SC के लिए 15 से 17% तक बढ़ाना है आरक्षण। उसने कहा कि ST के लिए 3% से 7% बढ़ाना है। कब कहा? 4 साल पहले। 4 साल पहले कहा। 4 साल के लिए बीजेपी की यहां पे सरकार थी, बीजेपी की सरकार ने कुछ नहीं किया। अब चुनाव आ रहा है, फिर से वही बातें शुरू। तो इनके नेता, इनकी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो चुनाव के समय आपके सामने आके अच्छे अच्छे बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इनको शुरू से मालूम है कि वो वादे कभी पूरे नहीं करना चाहते, कभी करेंगे ही नहीं। दूसरी तरफ कांग्रेस है। राजस्थान में हमारी सरकार ने किसानों के कर्ज माफ किए। छत्तीसगढ़ में 18 लाख किसानों के कर्ज माफ हुए हैं। राजस्थान में पुरानी पेंशन की स्कीम का वादा था, उसको लागू किया। छत्तीसगढ़ में लागू कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में वादा किया, वहां पे भी शुरू कर रहे हैं। जहां जहां हमारी सरकारें हैं, हमने जो वादे किए उनको पूरे किया, और जिनको पूरा नहीं कर पा रहे थे उनका पूरा प्रयास किया, ताकि आगे जाकर हम उन्हें पूरा कर पाएंगे। यहां पे जब कांग्रेस की सरकार थी तो आपको याद होगा कि अन्न भाग्य का योजना होता था, क्षीर भाग्य जिससे दूध मिलता था, वो भी योजना कांग्रेस की योजना थी। पशु भाग्य कांग्रेस की योजना थी। कृषि भाग्य कांग्रेस की योजना थी। आरोग्य भाग्य था आपके स्वास्थ्य के लिए। विद्याश्री थी आपकी शिक्षा के लिए। इंदिरा के कैंटीन थे खाने के लिए, और ऐसी तमाम योजनाएं थी जिससे आपकी भलाई हुई। ये इसलिए हो पाया क्योंकि कांग्रेस के जो नेता थे उनकी नीयत लूटने की नहीं थी, उनकी नीयत आपके लिए काम करने की थी। आज आप यहां बैठे हुए मेरी बातें बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। आप इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि आपने देखा कि कांग्रेस की सरकारों ने आपके लिए काम किया। आज अगर आप यहां बैठ के धूप में मेरा इंतजार करते हैं तो आप इसलिए भी करते हैं क्योंकि आपने इंदिरा जी का काम देखा, राजीव जी का काम देखा, सोनिया जी का काम देखा। आपको कुछ विश्वास है, कुछ भरोसा है कि हाँ ये लोग कुछ करेंगे हमारे लिए। और ये भरोसा, ये विश्वास ऐसे ही नहीं आता। ये भरोसा और विश्वास इसलिए आता है क्योंकि आपको काम करके दिखाया है, आपके लिए समर्पित होकर दिखाया है। अभी मैं जब यहां आई तो मैं अंजलि जी से पूछ रही थी कैसा चल रहा है चुनाव। अंजलि जी ने मुझे कहा हम जीतेंगे, बहुत कॉन्फिडेंस से कहा। तो कभी कभी जब मैं पूछती हूं तो हमारे उम्मीदवार कहते हैं कि देखेंगे दीदी मुश्किल है ये, लेकिन इन्होंने तो बहुत कॉन्फिडेंस से कहा। तो मैंने कहा क्यों कह रही हो कि इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? और जवाब पता है क्या दिया मुझे? कहा कि क्योंकि मैं जनता के बीच में रही हूं दीदी, क्योंकि मैंने जनता के लिए काम किया है।
इसीलिए मैं जानती हूं कि जनता मेरे साथ रहेगी। और यही कांग्रेस की बात है, हम आपके लिए काम करते हैं। हमने इस चुनाव में कुछ गारंटीज की बात की है, सुना है आपने? किसने सुना है? युवा निधि है जो हम स्टार्ट करना चाहते हैं। ये जो 2.5 लाख जॉब खाली पड़े हैं, सबसे पहले तो हम इनको भरेंगे, ये हमारी गारंटी है। जो ग्रेजुएट हैं लेकिन अभी नौकरी नहीं मिल पाई है उन्हें सरकार बेरोजगारी का भत्ता 3,000 रुपए हर महीने देगी। जिनके पास डिप्लोमा है उनको 1,500 रुपए हर महीने मिलेंगे। इसी तरह से मेरी बहन ने, जैसे मैंने कहा, हम जानते हैं कि कितनी मेहनत करती हैं आप और कितनी महंगाई से जूझ रही हैं। इसीलिए आपके लिए एक स्कीम जिसका नाम हमने रखा है गृह लक्ष्मी, वो लाएंगे हम, जिसके जरिए आपको 2,000 रुपए आप ही के खाते में मिलेंगे। गृह ज्योति स्कीम लाएंगे जिसके जरिए 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। अन्ना भाग्य में आपको 10 किलो चावल मिलेंगे। अभी यहां आने से पहले मैं आंगनवाड़ी और आशा की महिलाओं से मिली। कितना संघर्ष करती हैं, कितना काम करती हैं, मैं पूछ रही थी। कह रही थी कि टाइमिंग तो 9:30 से 4 बजे तक है, लेकिन घर जाकर भी हम काम करते हैं, रजिस्टर भरते हैं, घर का काम भी करना पड़ता है। उन्होंने कुछ समस्याएं बताई। उन्होंने कहा कि उनका मानदेय बढ़ाया नहीं गया है। जो पूरे जीवन के लिए आंगनवाड़ी का काम करती हैं, निष्ठा से करती हैं, प्यार से करती हैं, वो रिटायर होने के बाद ऐसे ही रहती हैं। कुछ उनको नहीं मिलता, कोई पेंशन नहीं मिलता, कुछ पैसा नहीं मिलता जिनसे वो आगे बढ़ पाए। बुजुर्ग हो जाती हैं, पूरा जीवन काम किया है, फिर भी ऐसे ही छोड़ी जाती हैं। इसीलिए सबसे बातचीत करके आज मैं एक विशेष घोषणा करना चाहती हूं कि हमारी पार्टी ने तय किया है कि आंगनवाड़ी की बहनों के लिए हम 15,000 तक मानदेय को बढ़ाएंगे। जो मिनी आंगनवाड़ी की बहनें हैं उनके लिए 10,000 तक बढ़ाया जाएगा। आशा की जो बहनें हैं वो जब काम करती हैं तो मुझे मालूम है कि उनको लगातार महिलाओं के साथ रहना पड़ता है, काम करना पड़ता है। कोविड में आंगनवाड़ी आशा बहुओं ने कितना काम किया, वैक्सीन लगवाई और बीमारी को झेलते हुए सबकी सुरक्षा के लिए बहुत संघर्ष किया। इसीलिए आशा बहनों के लिए 8,000 रुपए तक मानदेय बढ़ाया जाएगा। मिड डे मील की बहनों को बहुत कम मिलता है, उसको बढ़ाकर 5,000 रुपए का हम कर पाएंगे। और जो महिलाएं पूरे जीवन काम करती हैं आंगनवाड़ी में लेकिन उसके बाद उनको कुछ नहीं मिलता, उनके लिए अगर वो रिटायर हो या फिर किसी वजह से, किसी हादसे की वजह से उनका स्वर्गवास हो जाए तो मेन आंगनवाड़ी के लिए 3 लाख रुपए मिलेंगे और मिनी आंगनवाड़ी की महिलाओं के लिए 2 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये सारी स्कीम्स हैं और हम चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी आपके विकास का काम शुरू कर पाएं। आज जो कर्नाटका के साथ हो रहा है वो धोखा है, झूठ है। शर्म आनी चाहिए बीजेपी की सरकार को, उनके नेताओं को कि इस तरह की सरकार चलाई है जिसका अंत में पूरी पब्लिक नाम रख के जा रही है 40% सरकारा। आपको एक ऐसी सरकार चुननी है जो आपका भविष्य बनाए। एक बहुत गंभीर बात है मेरी बहनों, किसी की बातों में पढ़कर मत वोट दो, अपने अनुभव पे वोट दो। ये सोच समझ के कि 3.5 सालों में आपका जीवन क्या ज्यादा अच्छा हुआ है
या आपके जीवन में और संघर्ष और मुश्किलें बढ़ी है। और आपको दिखेगा कि जैसे ही आप कांग्रेस की सरकार चुनेंगे और अंजलि जी को दोबारा मजबूत करेंगे तो आपके जीवन में बदलाव आएगा। ये सारी स्कीमें आएंगी, लेकिन इसके साथ साथ बहुत ईमानदारी से और समर्पण से हमारे नेता, हमारी पार्टी आपके लिए काम करके आपके कर्नाटका को और आपके गर्व को बढ़ाएगी और मजबूत बनाएगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ध्यान से बातें सुनी। जय हिंद, जय कर्नाटका। एकदा जोरदार टाळ्या मॅडमांसाठी झाल्या पाहिजेत। इतक्या चांगल्या शब्दांमध्ये आणि इतक्या मनमोहक अशा पद्धतीनं सगळ्यांना समर्पक शब्दांमध्ये समजावून सांगितली, काँग्रेसची गॅरंटी सांगितली आणि त्याबद्दल इथं उपस्थित राहिला त्यांनी खानापूरच्या जनतेला मंत्रमुग्ध करून टाकलं तुमच्या शब्दांनी। त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद। एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत। काँग्रेसचा विचार तुम्हा सगळ्यांना कळालेला आहे। मंचावर उपस्थित असणाऱ्या सगळ्याच मान्यवरांचं मी शब्दसुमनांनी आभार व्यक्त करतो। इथं तुम्ही उपस्थित राहिलात आणि या कार्यक्रमाची शोभा वाढवलीत। प्रियंका जी, आप ऐसे ही आते रहिए, जनता को संबोधित करते रहिए। शुक्रिया।